श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। हम सब न्याय दीपिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आचार्य धर्मभूषण यति जी का महान उपकार है कि उन्होंने इतने कठिन विषय को इतने सरल ढंग से समझाया। न्याय शास्त्र का विषय बहुत कठिन है, जटिल है, लेकिन अगर कोई मेरे से पूछे कि न्याय दीपिका का क्या योगदान है, न्याय दीपिका क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों सबसे ज्यादा आदरणीय है, तो मैं कहूंगा कि इतना सरल ढंग से, सरस ढंग से समझाने का काम किसी और का मुझे नहीं दिखाई देता। बड़े बड़े न्याय के ग्रंथ हैं, परीक्षा मुख सूत्र है, लेकिन वो भी सूत्रात्मक होने से बुद्धिमान ही पढ़ सकते हैं। यद्यपि वो लघु विषय है, मंद बुद्धि वालों के लिए बनाया गया है। परीक्षा मुख का क्या महत्व है, तो मैं कहूंगा कि न्याय शास्त्र को व्यवस्थित करके दे दिया, जन जन में अन्य दर्शनों में स्थापित कर दिया। ये परीक्षा मुख का विशेष योगदान है। और न्याय दीपिका का क्या योगदान है? न्याय दीपिका का ये योगदान है कि इसने बहुत ही सरस शैली में, बहुत सरलता इतनी है, ये सूत्र नहीं है। पहले सब चीजें कारिकाओं में लिखी जाती थी। कारिकाओं को समझना भी कठिन पड़ता है, उनमें कुछ शब्द नहीं होते हैं, उनका अन्वय लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें न अन्वय लगाना पड़ता है, न सूत्र है कि आपको एक एक अक्षर के लिए माथापच्ची करनी है। आपको जो कुछ कहना है सीधी सपाट शैली में न्याय दीपिका में कहा गया है। ये इसका सबसे बड़ा योग। न्याय दीपिका तो सबको पढ़ना चाहिए। न्याय दीपिका तो ऐसा है कि जैसे बादाम लाओ, छीलो, उनको घोटो, उनका हलवा बनाओ, कितना कठिन काम है। और हमारी माताएं बहनें परोस दे प्लेट में, तो बस अपने को खाना है। तो न्याय दीपिका समझ लो प्लेट में परोसा हुआ हलवा है। जो लोग इसे समझ जाएंगे उनका बहुत उपकार होने वाला है, बहुत कल्याण होने वाला है। और इसको समझना कोई कठिन नहीं है। देखो, मैं एक वाक्य कहकर अपना पाठ प्रारंभ करता हूं। एक आइडिया हमारा दिमाग बदल देता है। केवल एक आइडिया, एक आइडिया। आप केवल अपने मन में ये विचार कीजिए कि मुझे न्याय दीपिका समझना है। आप अपने मन में बस इतना सा निर्णय करिए, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। आप केवल इतना सा मन बनाओ कि मुझे न्याय दीपिका समझना है, बस इतने में सब काम हो जाएगा। तो इसलिए ये सब बात मैं जो बता रहा हूं उनको आप महत्वपूर्ण समझ के पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। नहीं तो सब चीजें गुजर रही हैं जीवन में, हमारे सामने से बहुत कुछ गुजरता चला जा रहा है, समय ही नहीं गुजर रहा। समय के साथ साथ बहुत चीजें गुजर रही है। समझदार वे हैं जो उनका लाभ उठा लेते हैं, लापरवाह वे हैं जो गुजर जाने देते हैं। तो थोड़ा सावधानी से सब लोग पढ़ो भैया। और कोई भी बात हो तो बताते जाओ। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो
तो जरूर पूछो। संकोच वश यहाँ न पूछ पाओ तो आप बाद में हमसे पूछो, घबराने की जरूरत नहीं है। जो संकोच करोगे तो फायदा नहीं होगा। आप चाहे बाद में पूछो, हमसे पूछो, चाहे यहाँ पूछो, सामूहिक पूछो, पर प्रश्न पूछो। थोड़े थोड़े नोट्स बनाओ, पेन कॉपी लेकर बैठो, देखो क्या आनंद आएगा, सब समझ में आएगा, बहुत अच्छा। तो न्याय दीपिका में 3 अध्याय है। देखो कैसे सरलता से लिखा। न्याय दीपिका है तो अध्यायों के नाम भी रखे, प्रथम प्रकाश, द्वितीय प्रकाश। दीपक है ना, तो दीपक में से क्या निकलेगा? प्रकाश। तो प्रथम प्रकाश, द्वितीय प्रकाश, तृतीय प्रकाश, और उनके विषय के अनुसार नाम भी डाल दिए। पहले का नाम डाला प्रमाण सामान्य प्रकाश, दूसरे का नाम डाला प्रत्यक्ष प्रकाश, और तीसरे का नाम डाला परोक्ष प्रकाश। तो 2 अध्याय 2 प्रकाश हम पढ़ चुके। अब आज से हम तीसरा प्रकाश प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है परोक्ष प्रकाश। तो लीजिए, अब आपके सामने परोक्ष प्रकाश प्रारंभ है। हेडिंग डला हुआ है परोक्ष प्रकाश। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परोक्ष प्रमाणस्य लक्षणम। देखो कैसे चीजों को कहा जाता है। कोई भी बात, कोई भी विषय शुरू करो तो सबसे पहला काम क्या है? उसका पहला काम देखो कितना, पहले उद्देश्य, फिर लक्षण निर्देश, फिर परीक्षा। तो पहले तो उद्देश्य किया, फिर उसका लक्षण। अब यहाँ पहले पैराग्राफ से देखेंगे वापस, ये पहले उद्देश्य कथन करेंगे, बाद में उसका लक्षण बनाएंगे। तो प्रथम पंक्ति, अथ परोक्ष प्रमाण निरूपणम प्रकम्यते। अथ परोक्ष प्रमाण निरूपणम प्रकम्यते। अथ माने अब, अथ शब्द मंगल वाचक भी होता है। अथ परोक्ष प्रमाण निरूपणम प्रक्रम्यते। प्रक्रम्यते बहुत प्यारा, बहुत अच्छा शब्द है। ये उद्देश्य कथन है। जो पहला वाक्य है वो क्या है? उद्देश्य कथन है कि अब हम परोक्ष प्रमाण का निरूपण करते हैं। प्रक्रम्यते माने किया जाता है। कैसे बना किया जाता है? क्रम शब्द, क्रम धातु है, क्रमु गतऊ, चलने के अर्थ में क्रम धातु होती है। कितना सुंदर शब्द चुन के लाए हैं। रीझ रहा हूं मैं। प्रक्रम्यते, प्रक्रम्यते माने, ये तो जो संस्कृत के मर्मज्ञ होंगे वे समझेंगे, बाकी लोग सामान्य बात समझ लो कि प्रक्रम्यते, अब उसकी ओर चलते हैं। अब पर इसका सीधा अर्थ है अब परोक्ष प्रमाण के निरूपण की ओर चलते हैं, चला जाता है। ये उद्देश्य कथन हो गया। अब लक्षण निर्देश देखो, अविशद प्रतिभासम परोक्षम, अविशद प्रतिभासम परोक्षम, अविशद। देखो ये भी ध्यान रखो, शुद्ध कैसे लिखा जाता है। कितने ही लोग विशद में, अविशद में हलंत लगा देते हैं। हलंत नहीं है, विशद शब्द। बहुत शुद्ध लिखने की कोशिश करो। शब्द भी ब्रह्म है, शब्द को भगवान की उपमा दी है। शब्द ब्रह्म है। शब्दों का आदर करना सीखो, शब्दों को शुद्ध बोलना लिखना सीखो। सतत शब्द में लोग हलंत लगा देते हैं। ऐसे नहीं है, किसी भी शब्द में हलंत, परिषद शब्द में हलंत लगता है, जगत में लगता है, लेकिन अविशद इसमें नहीं लगता है। अविशद प्रतिभासम परोक्षम, अविशद प्रतिभास होने का नाम परोक्ष है। ये परोक्ष प्रमाण का लक्षण हुआ। क्या परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? तो सीधा सच्चा नपा तुला उत्तर है अविशद प्रतिभासम परोक्षम। अविशद प्रतिभास को परोक्ष कहते हैं।
विशद माने हम पिछली बार खूब चर्चा कर चुके, विशद किसे कहते हैं? विशद का अर्थ है निर्मल, स्पष्ट, साकार, क्लियर, ट्रांसपेरेंट। ये सब विशद के पर्यायवाची हैं। इनको उल्टा कर दो तो बन जाएगा अविशद। अब तीसरा वाक्य पढ़ता हूं। अत्र परोक्षम लक्ष्यम अविशद प्रतिभासत्वम लक्षणम। यहाँ परोक्ष ये शब्द लक्ष्य है और अविशद प्रतिभासपना ये लक्षण है। परोक्षम लक्ष्यम अविशद प्रतिभासत्वम तस्य लक्षणम। क्या मतलब हुआ? खुद समझाते हैं। यस्य ज्ञानस्य प्रतिभासो, प्रतिभास समझ गए? उसका ज्ञान, उसका आभास, उसकी झलक, जिस ज्ञान का प्रतिभास विशदो न भवति, विशद नहीं होता है, तत्परोक्ष प्रमाणम इत्यर्थ। वह परोक्ष प्रमाण है, ये अर्थ हुआ, ये अर्थ है। अभिप्राय ये हुआ कि जिस ज्ञान का प्रतिभास विशद नहीं है उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। वैसद्यम उक्त लक्षणम। अब ये थोड़े थोड़े शब्द बनाना आ जाएंगे तो जीवन भर बहुत आराम हो जाएगा। देखो, विशद शब्द को भाववाचक बनाया वैसद्य। किसी भी शब्द को भाववाचक बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, ये थोड़ी कला आनी चाहिए। जैसे सुंदर, ये संज्ञा है। सुंदर व्यक्ति, सुंदर मकान, सुंदर घोड़ा, सुंदर शब्द विशेषण है। लेकिन इसको हम भाववाचक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? दो तरीके हैं। सुंदर का भाव बनाने के लिए दो तरीके होते हैं व्याकरण में। एक होता है सुंदरता, ता लगा दो, किसी भी शब्द में ता लगा दो। मनुष्य में मनुष्यता, पशु में पशुता, लघु में लघुता, ऐसे ही विशद में विशदता। और दूसरा तरीका और होता है जो संस्कृत के लोगों को ज्यादा पसंद होता है। वे ता लगा के सरल सा भाववाचक नहीं बनाते, बल्कि वे यह लगाते हैं उसमें और आदि वृद्धि करते हैं। जैसे विशद है तो वैसद्य बनाएंगे। वैसद्य, वैसद्य माने, इसको हम समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि वैसद्य माने विशदता। वैसद्यम उक्त लक्षणम। वैसद्य क्या है? वैसद्य, वैसद्य तो भैया उक्त लक्षण है। उक्त लक्षण माने जिसका लक्षण पहले कहा जा चुका है। उक्त माने भूतकाल, जो उसका लक्षण पहले हम पिछले अध्याय में कह चुके हैं। वैसद्यम उक्त लक्षणम ततो अन्यात् अवैसद्यम अस्पष्टत्वम ततो अन्यत। और उससे जो विपरीत है, उसका जो विलोम है, ततो माने उससे, अन्यत माने जो अन्य है, विपरीत है, वही अवैसद्य है। देखो, अवैसद्य दिखाई दे रहा है। अब अन्यत में तय हलंत था। अब ये सब देखो भैया, थोड़ी सी भाषा की जानकारी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अन्यत में दय हलंत था, वहां से ए निकला, नहीं निकालोगे तो वही सद्य ही दिखता रहेगा। ततो माने उससे, पंचमी है, उससे। अन्यत माने उल्टा। अवैसद्यम, उससे उल्टे को अवैसद्य कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है अस्पष्टत्वम। अब ये अस्पष्टत्वम भी आपको में से ए निकालना पड़ेगा। और तदपि अनुभव सिद्धम एव। देखो, ये तदप्य अनुभव सिद्धमेव, एक शब्द लिखा दिख रहा है ना, लेकिन एक नहीं है, ये 4-5 शब्द मिल करके बना है। तत्, अपि, अनुभव, सिद्धम एव, इतने सारे शब्द मिल करके बने हैं।
तत् अपि वह भी अनुभव सिद्ध ही है। अनुभव सिद्ध माने उस हम क्या समझाएं आती है। अविशदता क्या होती है, विशदता क्या होती है, तो कह रहे ये तो भैया सब लोगों के अनुभव का विषय है, सब रात और दिन ही जानते हैं इस विषय को, इसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, समझाया जा भी नहीं। घी के स्वाद को बताया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तो ये जो विशदता क्या होती है, अविशदता क्या होती है, तो धर्मभूषण आचार्य के वो तो भैया अनुभव सिद्ध है। निर्मलता माने क्या और अनिर्मलता माने क्या, इसकी कोई परिभाषा बना के हम आपको नहीं दे सकते, आपको समझा नहीं सकते, आपके अनुभव में आनी चाहिए, आपको अनुभव से समझ आनी चाहिए। सामान्य मात्र विषयत्वम परोक्ष प्रमाण लक्षणम इति केचित। अब ये देखो, अब परीक्षा शुरू हो गई, उद्देश्य हो गया, लक्षण निर्देश हो गया, अब परीक्षा हो गई, शुरू हो गई। सामान्य मात्र विषयत्वम परोक्ष प्रमाण लक्षणम इति केचित। इति केचित माने ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ माने यहाँ उन्होंने नाम बताया नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि कुछ माने बौद्ध, इन्होंने नहीं बताया। जैनाचार्य सिंपल बात, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, पर कुछ माने कौन, मैं बता देता हूँ आपको। कुछ केचित का अर्थ है बौद्ध। बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं, बौद्ध दर्शन में परोक्ष प्रमाण का लक्षण ऐसा माना है क्या, कि जो सामान्य मात्र को विषय करे वो परोक्ष प्रमाण का लक्षण है, ऐसा उन्होंने परोक्ष प्रमाण का देखो, उन्होंने प्रत्यक्ष का जब मौका आया था दूसरे प्रकाश में, तब क्या कहा था, बौद्धों ने प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बताया था कि जो विशेष को विषय करे वो प्रत्यक्ष है। अब उसका उल्टा कर दिया उन्होंने कि जो सामान्य को विषय करे वो परोक्ष है। अब आपको याद रहना चाहिए, बौद्ध लोग प्रत्यक्ष किसे मानते हैं, परोक्ष किसे मानते हैं, प्रमाण किसे मानते हैं, तीन परिभाषाएं आ गई, याद रहेंगी तो आनंद आएगा। देखो, तो क्या सामान्य मात्र विषयत्व, मैं आपको 1 मिनट स्पष्ट करूं तो ये जल्दी से ये पूरा पैरा समझ में आ जाएगा। सामान्य मात्र को विषय करना वो परोक्ष प्रमाण का लक्षण है, ऐसा बौद्ध लोग कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, आप सब जानते हैं, नहीं तो जानना चाहिए कि बौद्ध लोग क्षणिकवादी हैं। बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं कि इस दुनिया में नित्य कुछ भी नहीं है, सर्वम क्षणिकम। ये बौद्धों का सिद्धांत, आप लोग जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं वे रट लो। बौद्धों का सिद्धांत क्या है, सर्वम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है। तो उनका मानना है कि जो क्षणिक है ना, क्षणिक, उस क्षणिकता को जो देखे वो तो है प्रत्यक्ष प्रमाण, और जो क्षणिकता को न देखे और बल्कि क्षणिक पर्यायों में व्याप्त सामान्य को देखे वो हो गया परोक्ष। जैसे समझो, मैं उदाहरण से बताऊं कि एक है अंगूठी, एक है चेन, एक अंगूठी टूट रही है, चेन बन रही है, तो वो कह रहे हैं कि जो अंगूठी को देख रहा है, क्षण क्षण बदलती पर्यायों को देख रहा है, वो सत्य है, इसलिए उसका नाम प्रत्यक्ष है। लेकिन उन पर्यायों में व्याप्त जो सामान्य है वो तो वास्तविक थोड़ी है, वो तो काल्पनिक है, वो तो औपचारिक है, वो तो व्यावहारिक है। इसलिए जो उसको देखता है ना वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो तो परोक्ष है, वो सेकेंडरी है, उसको हल्का कहने के लिए वे परोक्ष कह रहे हैं। सामान्य मात्र को विषय बनाना वो परोक्ष प्रमाण का लक्षण है, ऐसा बौद्ध कहते हैं। तन्ना, तन्ना माने तन्ना, तत् न, वैस बात सही नहीं है। क्या स्टाइल होती है, तन्ना, वह बात सही नहीं है।
क्यों सही नहीं है महाराज? प्रत्यक्षस्य इव, देखो अब ये सब संज्ञा, प्रत्यक्षस्येव लिखा है, एव लिखा है, माने एव नहीं है, वो इव है। प्रत्यक्षस्य प्लस इव गुण संधि हुई है, ए और ई मिलकर के ए बना है। प्रत्यक्ष की तरह, इव माने, इव याद रखो, इव माने की के समान, वत की तरह वो होता है। प्रत्यक्ष की तरह परोक्षस्यापि, परोक्ष के भी सामान्य विशेषात्मक वस्तु विषयत्वेन तस्य लक्षणस्य असंभवित्वात्, कि तुम्हारे लक्षण में असंभव दोष आता है हे बौद्धो। क्यों दोष, असंभव दोष क्यों आता है? देखो कितनी गजब की बात कही कि आपके लक्षण में कौन सा दोष आता है? असंभव। 3 दोष बताए थे ना, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष। इसलिए दोष आता है क्योंकि जैसे प्रत्यक्ष है वो भी सामान्य विशेषात्मक पूर्ण वस्तु को विषय बनाता है, ऐसे ही परोक्ष भी वास्तव में सामान्य विशेषात्मक पूर्ण वस्तु को विषय बनाता है। आपने एक अंश को विषय बनाने वाला कहा तो वो तो लक्षण ही असंभव दोष से युक्त हो गया। तथा ही, उसी को स्पष्ट करते, तथा ही माने उसी बात को थोड़ा स्पष्ट करके कहते हैं। घटादि विषयेषु प्रवर्तमानं प्रत्यक्षम, घटादि विषयेषु प्रवर्तमानं प्रत्यक्षम प्रमाणम तद्गतं सामान्याकारं घटत्वादिकं व्यावृत्त्याकारं व्यक्ति रूपं च युगपदेव प्रकाशयत उपलब्धम। कितना बढ़िया बात था कि घटादि विषयों में प्रवर्तमान प्रत्यक्ष प्रमाण और उसके होने वाले सामान्याकार, सामान्य रूप तद्गतम सामान्याकारम, के उसमें उपलब्ध सामान्याकार जो घटत्वादिक है और व्यावृत्ताकार जो है उनका, वो दोनों को ही युगपत एव, युगपत माने एक साथ ही, प्रकाशयत, प्रकाशयत माने प्रकाशित करता हुआ, जानता हुआ, उपलब्ध होता है। तथा परोक्षम अपि, तथा माने उसी प्रकार परोक्ष भी होता है। न सामान्य मात्र विषयत्वम परोक्ष लक्षणम, इसलिए सामान्य मात्र को विषय बनाना वह परोक्ष का लक्षण नहीं है। अपितु अवैसद्यम एवं, अपितु अवैसद्य ही परोक्ष प्रमाण का लक्षण है। बहुत ही बढ़िया चर्चा, बहुत हमको बहुत आनंद आ रहा है, विद्यार्थियों को सबको। देखो ज्ञान का आनंद के साथ में सुमेल है। ज्ञान तब होता है जब आनंद होता है, आनंद तब होता है जब ज्ञान होता है। ज्ञान नहीं तो आनंद नहीं, आनंद नहीं तो ज्ञान नहीं, दोनों का अविनाभाव संबंध है। तो आनंद आया आपको, कितनी बढ़िया बात कही कि जो घटादि विषयों में प्रवर्तमान प्रत्यक्ष प्रमाण है वो देखो तद्गतम सामान्याकारम अपि व्यावृत्ताकारम अपि, दोनों को एक साथ जानता है। सामान्य विशेष जैसे दोनों को प्रत्यक्ष प्रमाण जानता है, ऐसे ही परोक्ष प्रमाण भी दोनों को जानता है। सामान्य मात्र को विषय करना वो परोक्ष का लक्षण नहीं है, बल्कि अवैसद्यम। ये देखो अपितु अवैसद्यम, कौन सी संधि है ये तू इको यणाची, इक का यण हो गया तो ऊ था, अपि तू था, तू का बन गया, तू में से ऊ का वह बन गया, तू अवैसद्यम एव। देखो 3 शब्द बैठे, तू प्लस अवैसद्यम प्लस एव, तब जाकर के सर थोड़ा भाषा का ज्ञान हो जाए तो लॉटरी खुल जाती है फिर।
जीवन में जिसने थोड़ी भाषा पढ़ ली ना, वो निहाल हो गया। कौन भाग्यशाली होगा जो इन भाषाओं को सीखेगा ना, बस समझ लो करोड़ों रुपए कमा लिए। फिर मस्ती से कोई आदमी एक बार मकान खरीदता है, फिर जीवन भर उसमें आराम करता है। ऐसे ही एक बार साल 6 महीना लगा करके भाषा व्याकरण संधि सीख लो, जीवन भर अमृत उगलती है वो। एक बार जमीन खरीदते हैं, खेत खरीदते हैं, एक बार बाग खरीदते हैं, जीवन भर फल खिलाता है वो। ऐसे ही है। चलो भैया, सामान्य विशेषयो एकतर विषयत्वे तु प्रमाणस्त्वस्यैव अनुपत्ति। क्या बढ़िया बात है। सामान्य विशेषयो क्या है ये? 6/2 नहीं 7/2। सप्तमी 6 में भी यही बनता है, 7 में भी यही बनता है। सामान्य विशेष में से एक तर विषयत्व, एक तर माने एक और एक तर में क्या फर्क है? एक तर माने दोनों में से कोई भी एक। एक और एक तर में एक का मतलब होता है एक, और एक तर का मतलब होता है तर क्या लगाते? सुंदरतर, सुंदरतम, सुंदरतर। ये मध्य की डिग्री है ना। एक तर माने दोनों में से कोई एक। ऐसा जब ज्ञान होगा तो देखो आपको कितना आनंद आएगा। सामान्य और विशेष में से किसी एक को विषय बनाने पर तो, तू माने तो, सामान्य विशेषयो हो एक तर विषयत्वे तु प्रमाणत्वस्यैव अनुपपत्ति। अरे, सामान्य विशेष में से किसी एक को विषय बनाओगे तब तो भैया प्रमाणत्व की ही अनुपपत्ति है। प्रमाणत्व ही नहीं घटित होगा, वो प्रमाण ही नहीं है जो ज्ञान केवल एक को विषय बनाता है। वो तो प्रमाण ही नहीं है, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष की तो बात ही कहाँ रह गई। सर्व प्रमाणानाम सामान्य विशेषात्मक वस्तु विषयत्व अनब वस्तु विषयत्वाभ्यनुज्ञानात्। सर्व प्रमाणानाम सारे प्रमाणों के सामान्य विशेषात्मक वस्तु को विषय करने वाला माना गया है। तदुक्तम अनुज्ञानात माने ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है। पूर्वाचार्यों ने ऐसा हमको अनुज्ञा दी है। अनुज्ञा दी है माने कोई ऑर्डर दिया है नहीं, हमको ऐसा समझाया है। ऐसी ही वस्तु व्यवस्था है। तदुक्तम वही बात कही भी गई है। क्या? सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय होता है। बहुत साफ साफ ये परीक्षा मुख सूत्र में चौथे अध्याय का पहला सूत्र है। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय होता है। इति तस्मात् सुष्ठुतम। देखो संधि विच्छेद करते चलो। तस्मात्, तस्मात् माने इसलिए, सुष्ठु, सुष्ठु माने ठीक, सही, उचित। सुष्ठु, सुष्ठु, सुष्ठु शब्द है ना। सुष्ठु माने अच्छा, सही। सुष्ठुक्तम इसलिए सही कहा है। अविसदावभाषणम परोक्षम इति। इसलिए ये बात जो हमने कही है ऊपर, अविसद प्रतिभाषणम अविसद अवभाषणम परोक्षम, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। परोक्ष प्रमाणम पंचदा विभज्य तस्य प्रत्ययांतर सापेक्षत्व प्रतिपादनम। क्या हेडिंग, ये हेडिंग किसने लगाए हैं? ये हेडिंग सब दरबारी लाल जी कोठिया का उपकार है, हम उनको भी प्रणाम करते हैं। देखो, धर्मभूषण आचार्य नहीं होते
तो हमको ये ग्रंथ नहीं मिलता, और दरबारी लाल जी कोठिया नहीं होते तो इतना सुंदर संपादन और अनुवाद नहीं मिलता। इसलिए हम उन दोनों को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हैं। देखो, तत्पंचविदम, तत् माने क्या? वह माने क्या? प्रमाण। प्रमाण 5 प्रकार का है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञानम, तर्कः, अनुमानम, आगमश्चेति। वाह, क्या बढ़िया बढ़िया भाषा है। वो 5 प्रकार का होता है। क्या 5 प्रकार का होता है भैया? परोक्ष प्रमाण, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। कि सब समझ में आ रहा है ना? किसी को कुछ भी पूछना हो तो रेज हैंड करना, पूछना बीच में। पंचविधस्यापि अस्य परोक्षस्य प्रत्यंतर सापेक्षत्वेनैव उत्पत्ति। पंचविधस्यापि अस्य परोक्षस्य, इस परोक्ष प्रमाण की, जो कि पंचविध है। पंचविध माने 5 प्रकार का, पांचों ही प्रकार का परोक्ष प्रमाण प्रत्यंतर सापेक्ष है। अब देखो, ये बड़ा अच्छा शब्द आया, प्रत्यंतर। प्रत्यंतर माने दूसरा, प्रत्यय माने होता है ज्ञान। अब आप प्रत्यय माने, आज तक आपने क्या सुना होगा? प्रत्यय माने हमने व्याकरण में प्रत्यय सुने होंगे, ये प्रत्यय लगाया, त्वा प्रत्यय लगाया, ल्यप प्रत्यय लगाया। या प्रत्यय का मतलब वो व्याकरण वाला प्रत्यय नहीं है भैया। यहाँ प्रत्यय शब्द फिलॉसफी में, न्याय शास्त्र में प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। और प्रत्ययांतर, प्रत्ययांतर माने ज्ञानांतर। मैं डिक्शनरी भी बना रहा हूँ एक जैन न्याय की। जैन न्याय के जितने भी शब्द कठिन कठिन है उनका सबका मीनिंग लिख रहा हूँ। आपको कोई शब्द कठिन लगे तो बताना, उसमें जोड़ देंगे। प्रत्ययांतर, प्रत्ययांतर माने ज्ञानांतर। ज्ञानांतर माने क्या होता है? जैसे देशांतर, देशांतर माने दूसरा देश, ऐसे ज्ञानांतर माने दूसरा ज्ञान। ये जो पांचों प्रकार का परोक्ष प्रमाण है, ये ज्ञानांतर की सापेक्षता से ही उत्पन्न होता है। माने इस पांचों प्रकार के ज्ञान को, प्रमाण को, परोक्ष प्रमाण को दूसरे ज्ञान की अपेक्षा होती है। ये ज्ञान कैसा है? सापेक्ष है। सापेक्ष माने अपेक्षा सहित है। कैसे? तद यथा, तद यथा माने उसे हम समझाते हैं, उसका खुलासा करते हैं। तद यथा, तद यथा। अब ये तद यथा का मैं तो लिखवाता हूँ। अगर हम आप सामने सामने बैठे होते क्लास में, ये वर्चुअल क्लास नहीं हो रही होती, तो मैं कहता सब लोग लिखो, सद तद यथा की संधि विच्छेद लिख करके मुझे दिखाओ। तद द हलंत है, फिर यथा, तद यथा। तो कैसे? स्मरणस्य प्राक्तनानुभवापेक्षा, के स्मरण को प्राक्तन, प्राक्तन माने पुराना, पुरातन, प्राक्तन माने पुरातन, प्राचीन, पूर्व। प्राक्तन अनुभव की अपेक्षा होती है। स्मरण कब होता है? जब पहले उसका अनुभव हुआ हो, तभी होती है स्मृति, नहीं तो नहीं होती है। स्मृति को पुराने अनुभव की अपेक्षा जरूरत होती है। प्रत्यभिज्ञानस्य स्मरणानुभवापेक्षा, प्रत्यभिज्ञान को स्मरण और अनुभव की जरूरत होती है। तर्कस्य अनुभव स्मरण प्रत्यभिज्ञानापेक्षा, तर्क को अनुभव, स्मृति और प्रत्यभिज्ञान तीनों की जरूरत होती है। अनुमानस्य लिंग दर्शनादि अपेक्षा, अनुमान को, लिंग माने होता है साधन, हेतु, साधन
हेतु, हेतु का दर्शन होना जरूरी है। कोई जब तक हेतु नहीं दिखाई देगा तब तक अनुमान नहीं हो सकता। अनुमान को हेतु के दर्शन की अपेक्षा होती है। आगमस्य च शब्द श्रवण संकेत ग्रहणादि अपेक्षा, आगम को शब्द के श्रवण की, संकेत ग्रहण की अपेक्षा होती है। प्रत्यक्षस्य तु न तथा, कितना बढ़िया लिखा, प्रत्यक्षस्य तु न तथा, लेकिन प्रत्यक्ष को ऐसा नहीं होता। तथा माने वैसा, जैसा ये परोक्ष को होता है ऐसा प्रत्यक्ष को नहीं होता है। प्रत्यक्ष को तो ऐसी किसी की जरूरत नहीं होती है। वाय, क्यों नहीं होती है? स्वातंत्रेणैवोत्पत्ते, क्योंकि वह स्वतंत्रता से ही उत्पन्न होता है। स्मरणादीनाम प्रत्यंतरापेक्षा तु तत्र तत्र निवेदयिष्यते। स्मरण आदि के ज्ञान कैसे कैसे दूसरे ज्ञान की सहायता की अपेक्षा होती है, ये बात हम आगे तत्र तत्र, जब जब टॉपिक आएगा तत्र तत्र, वहां वहां, जहां जहां अवसर आएगा, जहां जहां प्रकरण आएगा, वो उस मौके पर ही, उस प्रकरण में ही निवेदयिष्यते, निवेदन करेंगे। देखो तो सही, इतने बड़े आचार्य और हमसे क्या कह रहे हैं। देखो विनम्रता, देखो शैली, देखो बात करने का तरीका तो सीखें हम। हमको अभी बात करने का तरीका नहीं आता। वो कह रहे हैं कि हम ये विषय आगे आगे आपको निवेदन करें। देखो तो सही, इतने बड़े आचार्य हमारे प्रति कितनी विनम्रता का व्यवहार, कितनी शालीनता का, हमको कभी भी किसी से अशालीन भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कोई भी हो, बच्चा भी हो। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज का मैं एक संस्मरण पढ़ रहा था आज, उसमें लिखा कि वो एक 8 साल की बच्ची भी आती तो उससे कहते, आप कैसे हो बेटा, आप क्या जानते हो बेटा। तो ये कितनी बड़ी बात है। बड़े लोग हमेशा इसीलिए बड़े होते हैं। चलो अब आगे स्मृति का निरूपण। 5 तरह का परोक्ष प्रमाण होता है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। अब एक एक को समझाते हैं। स्मृतेर निरूपणम, स्मृते 6/1, स्मृति का निरूपण करते हैं। हेडिंग लगा हुआ है। तत्र च का नाम स्मृति, ये उनमें से, तत्र माने वो जो 5 तरह के आपने स्मृति प्रत्यभिज्ञान बताए उनमें से, का नाम स्मृति ही, स्मृति किस चिड़िया का नाम है महाराज? का नाम स्मृति, स्मृति किसका नाम है? क्या भाषा है। तत्र च का नाम स्मृति, स्मृति किसका नाम है? तदित्याकारा प्राग अनुभूत वस्तु विषया स्मृति, तत् इस आकार वाली, प्राक मने पुरानी, अनुभूत मने जानी हुई, वस्तु को विषय जो करती है उसे स्मृति कहते हैं। स्मृति किसे कहते हैं? जो पहले देखी हुई जानी हुई वस्तु को विषय बनाती है, ऐसे विषय बनाती है। तत् माने वह, अच्छा वो, बस इस ज्ञान, ये देखो। अब यहाँ आप देखो, इसे कहते हैं सशक्त अभिव्यक्ति। जो चीज कहीं नहीं जा सकती थी उसको कहकर बता दिया। स्मृति कैसी होती है ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन स्मृति किसी से भी पूछो। आज आज भारत घूमो आप पूरा, 1.25 अरब लोगों से पूछो आप कि
याद किसे कहते हैं, स्मृति किसे कहते हैं? तो कोई याद तो याद, स्मृति याद को स्मृति कहते हैं नहीं, उसका लक्षण बनाना बड़ी कला है, लेकिन लक्षण बना के बताया, धन्य है ये आचार्य। तदित्याकारा प्राग अनुभूत वस्तु विषया स्मृति, कि वो ऐसा जिसका आकार बनता है और जो पूर्व अनुभूत वस्तु को विषय बनाती है, उस ज्ञान को स्मृति कहते हैं। ये देखो सब ज्ञान की पर्याय हैं, लेकिन उनका कैसे कैसे वर्णन कर रहे हैं। यथा सदेव दत्तः इति, जैसे वो देवदत्त है, अत्र ही प्राग अनुभूत एव देवदत्तः तत्तया प्रतीयते, यहाँ पहले देखा हुआ देवदत्त ही तत्तया तत्रूप से प्रतीत होता है। तस्मादेसा प्रतीति, प्रतीति माने ज्ञान। देखो कितने पर्यायवाची आ गए, प्रतीति, प्रत्यय, परिचिति, सब ज्ञान के पर्यायवाची है। प्रतिभास, आभास, अवभाषण, सब यहाँ ज्ञान के पर्यायवाची। तस्मात् इसलिए, ऐसा प्रतीति, यह प्रतीति, तत्तोल्लेखिनी, तत्तोल्लेखनी, तत् शब्द से उल्लिखित होने वाली, तत्तोल्लेखिनी माने जिसका उल्लेख तत् शब्द से होता है, और अनुभूत विषयाच, जाने हुए पदार्थ को विषय करने वाली होती है। अननुभूत विषये तदनुत्पत्ते, अनुभूत, अनुभूत माने अज्ञात, अनुभूत माने ज्ञात, और अननुभूत माने अज्ञात। अननुभूत विषय में उसकी उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, तद अनुत्पत्ति। स्मृति कभी भी ऐसे पदार्थ की नहीं हो सकती जिसको हमने पहले नहीं जाना। जैसे मैं, कोई मेरे से पूछे क्या हो रहा है, मैं को मुझे याद आ रही है, किसकी, वो तो मुझे पता नहीं किसकी, पर याद आ रही है। ऐसा कभी हो सकता है? कोई ये कह सकता है क्या कि मुझे याद आ रही है पर पता नहीं किसकी आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। याद जब भी आती है तो उसी की आती है जिसको हम पहले जान चुके हैं। वाह! तन्मूलम चानुभवो धारणा रूप एव अवग्रादि अनुभूतेपि धारणाया भावे स्मृति जनन योगात। और उसका मूल मूल कारण अनुभव है। और कौन सा अनुभव? अवग्रह मात्र नहीं, ईहा मात्र नहीं, अवाय मात्र नहीं, जिसका पहले धारणा हुआ। हमने बहुत सारी चीजें हम देख कर गुजर जाते हैं। मैं गाड़ी लेकर कॉलेज जा रहा हूँ और रास्ते में बहुत गाड़ियां मिलती है, लेकिन अवग्रह होकर रह जाता है तो उनकी याद नहीं आती। लेकिन जिसका धारणा हो जाता है उसकी याद आती है कि वो लाल वाली गाड़ी, ऐसे करके धारणा। तो पूर्व अनुभव भी धारणा रूप ही होना चाहिए, क्योंकि अवग्रहादि से अनुभूत होने पर भी यदि धारणाया भावे, यदि धारणा का भाव हो तो स्मृति जनन अयोगात। तो स्मृति का जनन, जनन माने जन्म, स्मृति का जन्म होना अयोगात, अयोगात माने असंभव है। यदि धारणा नहीं हुई होगी तो स्मृति का जनन नहीं हो पाएगा। धारणा ही तथा आत्मानं संस्करोति, यथा सौ आत्मा कालांतरेपि तस्मिन् विषये ज्ञानम उत्पादयति। धारणा ही आत्मा को इस रूप से संस्कारित करता है कि ताकि वह आत्मा कालांतर में भी, बाद के समय में भी
तस्मिन् विषये, उसी के विषय में ज्ञानम उत्पादयति, ज्ञान को उत्पन्न कर देता है। तदेतद् धारणा विषये समुत्पन्नम तत्तोल्लेखी ज्ञानम स्मृतिरिति सिद्धम। तदेतद्, बस यही, धारणा के विषय में उत्पन्न हुआ तत्तोल्लेखी ज्ञान, तत्शब्द से उल्लिखित होने वाला ज्ञान स्मृति है। इति सिद्धम, ऐसा सिद्ध होता है। ये स्मृति को की बात कही। अगला पैराग्राफ, 5वां पैराग्राफ बहुत बढ़िया है। ननु एवं, बहुत बढ़िया पैराग्राफ। ननु एवं धारणा गृहीत एव स्मरणस्य उत्पत्तौ गृहीत ग्राहित्वात् अप्रामाण्यम प्रसज्यते इति चेत। ननु, ननु माने मैं बहुत बार बता चुका, ननु माने शंका। इस प्रकार धारणा के द्वारा गृहीत ही स्मरण की उत्पत्ति में काम आता है, इसलिए गृहीत ग्राहित्वात् अप्रामाण्यम प्रसज्यते इति चेत। ऐसा यहाँ कोई एक प्रश्न करे कि साहब ओहो, आपने तो गृहीत ग्राही, गृहीत ग्राही ज्ञान माने धारावाहिक ज्ञान, जो माने पूर्वार्थ ज्ञान, जो ज्ञान पहले किसी पदार्थ को जान चुका हो उसी को फिर से जाने, तो उस ज्ञान को न्याय शास्त्र में गृहीत ग्राही ज्ञान, पूर्वार्थ ग्राही ज्ञान, धारावाहिक ज्ञान कहकर अप्रामाण्य माना है, अप्रमाण माना है। तो वही एक प्रश्न पूछ रहा है शिष्य कि महाराज सुनो सुनो, आपने क्या कहा कि जिसे धारणा में ने ग्रहण किया था वही पदार्थ स्मृति का विषय बनता है, तो फिर तो वो अप्रमाण हो गया महाराज। इति चेत, ऐसा कोई प्रश्न करे तो ना, नहीं भैया, विषय विशेष सद्भावात आदिवात के नहीं, दोनों के विषय में विशेषता मौजूद है। ईहादिवत, कैसे? जैसे ईहा, ईहा ज्ञान में, ईहा ज्ञान वही जानता है जो अवग्रह जानता है, लेकिन फिर भी अवग्रह भी प्रमाण है, ईहा भी प्रमाण है। अवाय वही जानता है जो ईहा जानता है, लेकिन फिर भी दोनों प्रमाण है। ऐसे ही यहाँ पर धारणा जिसको जानता है उसी को स्मृति विषय बनाती है, लेकिन फिर भी दोनों में फर्क है। यथा ही, जो मैंने बोला अब उसको यहाँ संस्कृत में लिखा है, यथा ही अवग्रहादि ग्रहीत विषयाणाम इहादीनाम विषय विशेष सद्भावात स्व विषय समारोप व्यवच्छेदकत्वेन प्रामाण्यम तथा स्मरणस्यापि धारणा ग्रहीत विषय प्रवृत्तौ अपि प्रामाण्यम एव। इनका सबका पाठ भी करना चाहिए। इनका पाठ करने से बहुत आश्चर्यजनक लाभ होता है कि जैसे अवग्रहादि से ग्रहित विषयों का आदि में विषय विशेष का सद्भाव होने से अपने अपने विषय का समारोप दूर कर देने के कारण प्रामाण्यपना होता है, प्रमाणपना होता है, उसी प्रकार, तथा माने उसी प्रकार स्मरण के भी यद्यपि वो धारणा ग्रहित विषय में प्रवृत्त है, तथापि प्रमाणता ही समझना चाहिए। धारणाया ईदंतावच्छिन्नो विषय स्मरणस्य तु तत्तावच्छिन्नो विषय। गजब हो गया, कमाल हो गया। ये बहुत गजब की बात है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी कैसी, कितनी सशक्त अभी धारणा का विषय ईदंतावच्छिन्न है, लेकिन स्मरण का विषय तत्तावच्छिन्न है। एक ही पदार्थ विषय है। हमने कोई पशु देखा, कोई मनुष्य देखा, उसी की स्मृति हो रही है, लेकिन जब हम धारणा याद करते तब तो यह ऐसा ज्ञान करते हैं, जब स्मृति करते हैं तब वह, तो कितना फर्क पड़ गया।
धारणा कहती है यह और स्मरण कहता है वह। गजब है। ये धारावाहिक ज्ञान का विषय भी थोड़ा शांति से समझने का है। सब जगह धारावाहिक ज्ञान अप्रमाण नहीं है, बात में जरा से में फेर पड़ जाता है। तथा च स्मरणम स्विषय अस्मरणादि समारोप व्यवच्छेदकत्वात् प्रमाणम एव। और स्मरण जो है वो अपने विषय का अस्मरण आदि समारोप का व्यवच्छेदक होने से प्रमाण ही है। देखो ये क्या लाइन कही, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ वास्तव में पैराग्राफ चेंज होना चाहिए था। ये एक इंपॉर्टेंट बात आई है न्याय शास्त्र में। तथा च स्मरणम स्व विषय अस्मरणादि समारोप व्यवच्छेदकत्वात् प्रमाणमेव। देखो दुनिया का कोई भी दर्शन स्मृति को प्रमाण नहीं मानता है। न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, सांख्य सब प्रमाण मानते हैं, लेकिन स्मृति को कोई प्रमाण नहीं मानता। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, तर्क सबको सब प्रमाण मानते हैं, लेकिन स्मृति एक ऐसी चीज है जिसको अकेले जैन लोग प्रमाण मानते हैं और कोई नहीं मानते। जैनों की मौलिक विशेषता क्या है, एक जगह आप लिखो तो आपको पता चलेगा कि ये मौलिक विशेषता है कि वे स्मृति को प्रमाण नहीं मानते हैं। तो कैसे नहीं मानते हैं? जैन लोग स्मृति को प्रमाण मानते हैं, अन्य लोग नहीं मानते हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों? तो वो कह रहे तथा च स्मरणम स्व विषय अस्मरणादि समारोप व्यवच्छेदकत्वात्। स्मरण अपने विषय से संबंधित अस्मरण आदि समारोपों का व्यवच्छेदक है, निराकरण करने वाला है, इसलिए प्रमाण है। तदुक्तम प्रमेय कमल मार्तंडे। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात प्रमेय कमल मार्तंड एक न्याय का परीक्षा मुख सूत्र का टीका ग्रंथ है, बहुत विशाल का है। उसमें क्या लिखा है? विस्मरण संशय विपर्यास लक्षण समारोपोस्ति। विस्मरण संशय विपर्यास लक्षण नाम का समारोप है, और तन निराकरणाच उसका निराकरण करने से अस्या स्मृति प्रामाण्यम, इस स्मृति में प्रमाणपना है। देखो बहुत बढ़िया, ये अगली पंक्ति पढ़ना जरूरी है। यदि च अनुभूते प्रवृत्तम इत्येतावता स्मरणम अप्रमाणम स्यात् तर्हि अनुमिते अग्नौ पश्चात प्रवृत्तम प्रत्यक्षम अपि अप्रमाणम स्यात्। यदि अनुभूति में प्रवृत्त इतने मात्र से स्मृति को अप्रमाण माना जाए, तो अनुमिति में प्रवृत्त अग्नि पर ही तो बाद में प्रत्यक्ष होता है, वो भी अप्रमाण हो जाएगा। हमने किसी को अनुमान से जाना, हमने अनुमान से जिस अग्नि को जाना, उस अग्नि को हमने बाद में प्रत्यक्ष से जाना, तो क्या वो अप्रमाण हो गई? हमने पहले अनुमान ज्ञान से जाना, फिर भी उसी अग्नि को हम प्रत्यक्ष से जानते हैं, तो प्रत्यक्ष भी प्रमाण है। प्रत्यक्ष ने उसी विषय को जाना है, यही तो खास बात है। यहाँ ग्रहित ग्राहीपना नहीं है, यहाँ धारावाहिकपना नहीं है, इसलिए ये अप्रमाण नहीं है, प्रमाण ही है। और साथ सबको समझ में आ रहा है ना भैया? किसी को कुछ कहना पूछना, ये पहले पूरा कर लूं स्मृति का। किसी को कुछ कहना पूछना हो तो पूछो, किसी को कुछ कहना हो तो हम पैराग्राफ आगे पूरा कर देंगे, नहीं तो छोटा सा है, इसको भी पूरा करते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये तो पढ़ता हूं मैं। 7वां पैराग्राफ और बचा 3 लाइन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अविसंवादित्वाच्च प्रमाणम स्मृति प्रत्यक्षादिवत्।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अविसंवादी होने के कारण, देखो प्रमाण का प्रामाण्य क्या है, उसका अविसंवादी होने के कारण ही प्रमाण प्रमाण होता है। प्रमाण का प्रामाण्य क्या है, प्रतिभात विषय अव्यभिचारित्व। प्रमाण अविसंवादी होने के कारण, स्मृति अविसंवादी होने के कारण प्रमाण है, उसमें कोई विसंवाद नहीं है। कैसे, प्रत्यक्ष आदिवत, प्रत्यक्ष आदि की तरह। कैसे, नहीं स्मृत्वा निक्षेपादिषु प्रवर्तमानस्य विषय विसंवादोस्ति, कि किसी चीज को हम याद करके, निक्षेप माने रखना, हमने किसी चीज को कहीं याद करके रखा, बाद में हमें याद आता है कि ये चीज हमने अलमारी पर रखी है, ये चीज हमने टेबल पर रखी है, तो हमें याद आ जाता है, जाके देखते हैं तो वो वहां मिलती भी है। तो स्मृति में विसंवाद नहीं आता है, इसलिए वो प्रमाण है। यत्र तू अस्ति विसंवाद है, और जहां विसंवाद है, यत्र तू अस्ति विसंवाद, जहां विसंवाद है, तत्र स्मरणस्य आभासत्वम प्रत्यक्षाभासवत। और जहां विसंवाद आ जाए, इस विसंवाद का मतलब हमें याद तो आ रहा है कि टेबल पे रखी है, और पता चला कि वो तो टेबल पे नहीं रखी, वो तो बाथरूम में रख दी थी हमने। तो ये इसको क्या बोलते हैं, व्यभिचार, विसंवाद। ये शब्द समझना जरूरी है। विसंवाद, व्यभिचार माने क्या, जो चीज जानी वो वैसी ही हो, इसका मतलब है अविसंवाद, अव्यभिचार। जाना घट हो, दिखाई और हो पट, तो उसका नाम है व्यभिचार, उसका नाम है विसंवाद। तो तदेव स्मरणाख्यम पृथक प्रमाणम अस्ति इति सिद्धम। इस प्रकार स्मरण नाम का, स्मरणाख्यम माने स्मरण नाम का पृथक प्रमाण है, ये बात सिद्ध हो गई। बहुत खास लाइन बोलता हूं अंत में, जैन दर्शन ही स्मृति को प्रमाण मानता है। संसार का और कोई भी दर्शन स्मृति को प्रमाण नहीं मानता। और जैन आचार्य एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि यदि हम स्मृति को प्रमाण नहीं मानेंगे, तो स्मृति के आधार पर ही प्रत्यभिज्ञान बनता है, वो भी अप्रमाण हो जाएगा। प्रत्यभिज्ञान और दो के आधार पर तर्क बनता है। यदि स्मृति अप्रमाण है, तो स्मृति से बनने वाला तर्क कैसे प्रमाण हो जाएगा। यदि स्मृति अप्रमाण है, तो स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क से अनुमान बनता है, वो अनुमान भी अप्रमाण हो जाएगा। गजब की बात है बहुत। इसलिए स्मृति को अप्रमाण नहीं माना जा सकता। स्मृति विसंवादी नहीं होती, अविसंवादी होती है। जहां कहीं विसंवाद आए तो वो तो किसी भी ज्ञान में आ सकता है, और जहां विसंवाद आएगा वहां पर स्मरण को हम स्मरणाभास कहेंगे। इस तरह ये स्मृति प्रमाण का प्रकरण पूरा हुआ। विक्रांत जी कुछ कह रहे हैं, हम जरूर शांति से सुनेंगे। जय जिनेन्द्र भाई साहब। हाँ जय जिनेन्द्र, सुनाओ साहब। मुझे आप एक बोलो विकल्प तो और ये तो आया। बात अच्छी। हाँ बोलिए। हाँ, स्मृति की बात चल रही है तो एक तर्क और इसमें दे सकते हैं। जैसे हाँ अन्य मतियों के तो ग्रंथ ही मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति है। अब अगर आप स्मृति को अप्रमाण कर देंगे तो वाह फिर वो वाह, स्मृति ग्रंथों का तो कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ भी क्या प्रमाणता नहीं बात, रहेगी वहां पर। गजब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया का। उनका पूरा स्मृति साहित्य वो अप्रामाणिक हो जाएगा। पूरा वेद ही अप्रमाण हो जाएंगे उनके। माने आगम, आगम भी अप्रमाण हो जाएगा। उनका सारा जो आगम है वो स्मृति के आधार पर लिखा गया, वो भी चला जाएगा। जब एक मेरा इंटरव्यू हुआ था प्रोफेसरशिप पर, तब मेरे से ये प्रश्न पूछा कि जैन दर्शन स्मृति को प्रमाण क्यों मानता है। तो मुझे ये तर्क ध्यान था
कि स्मृति को प्रमाण नहीं मानेंगे तो फिर तो आगे का जब नींव नहीं है तो महल कहाँ है? नहीं बन सकता। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत एक अच्छा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा सभी हाँ, से, हाँ। हालांकि बीच में बोल रहा हूँ अलग विषय, नहीं, लेकिन नहीं, इसमें अरे, अरे, बोलना बोला। जरूरी समझा कि हाँ, बाद में फिर सब हट जाते हैं। आप हाँ, सबसे मेरा बोलो। निवेदन है, हाँ, मुझे आवश्यकता है, अगर किसी को भागचंद जी की जो सत्ता स्वरूप है हाँ, और अमित गति श्रावकाचार की वचनिका है, अभी मुझे हाँ, एक प्रति प्राप्त हुई है पांडुलिपि हस्तलिखित, अमित हाँ, गति श्रावकाचार की वचनिका और हाँ, सत्ता स्वरूप की भी आवश्यक है। अगर ये दो मिल जाए कहीं किसी को भी, पांडुलिपि की ठीक, बात कर रहा हूँ, छपे हुए की बात नहीं कर रहा, किसी ठीक को है, कहीं देखने को मिले तो मुझे कृपया जरूर सूचित करें। जो भी लोग ठीक है। ये सुन रहे हैं थोड़ा सा ध्यान देवें, बहुत अच्छा, बहुत है। है ना। बहुत भागचंद जी बढ़िया, बहुत। माने दूसरे टोडरमल जी समझता हूँ मैं, टोडरमल जी का ही दूसरा रूप भागचंद जी में नजर आता है। गजब है, गजब है, गजब है, एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा, बहुत अच्छा साहब, बहुत बढ़िया, बताएंगे जरूर। किसी को भी अगर मिले तो जरूर कृपया सूचित करें मुझे। हाँ, जी, इस प्रकार अभी हमने आदरणीय भाई साहब के माध्यम से परोक्ष प्रमाण, अवैषद्य परोक्ष प्रमाण की चर्चा की।